गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, ये चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव का आवेश हो तो क्या करें, दोनों एक दूसरे को रिपल्सेट करेंगे। रिपल्सेट मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यदि आवेश क्या हो, अलग अलग पोलैरिटी के हो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के, जैसे डायग्राम में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे मैंने दो आवेश लिए हैं, एक ये आवेश जिसमें माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, एक ये बोला है जिसमें प्लस क्यू आवेश है। दोनों को मैंने r डिस्टेंस की दूरी पर रखा, सेंटर से दूरी रखी r डिस्टेंस है। तो कूलॉम्स ने बताया कि जब दो चार्ज किसी निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको कूलॉम ने डिफाइन किया। अब वो फोर्स क्या होता है, वो कूलॉम ने अपने नाम के अकॉर्डिंग एक नियम बना दिया, ठीक है, जिसको कहा गया कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब जब दो गोले हमारे पास है जिन पर एक नेगेटिव आवेश है एक पॉजिटिव आवेश है, तो उन दोनों के बीच की मध्य दूरी कितनी है, r है। तो कूलॉम ने पाया कि जब मैंने दो चार्ज रखे तो उनके बीच में एक बल लगता है, जिसको हम, ठीक है, कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। भाई पहला बल जो बल लगेगा हमारा उन दोनों आवेश के समानुपाती रहेगा, चाहे माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कूलॉम के नियम अकॉर्डिंग कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती मतलब अनुपाती, समानुपाती होता है। तो पहले जो इक्वेशन बन जाएगी हमारी वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q और Q0, ठीक है। अब जो आवेश हमारे उन दोनों के बीच की भी दूरी भाई हमारे पास है, दूरी कितनी है हमारे पास, r है। तो कूलॉम्स ने बताया कि यदि हम जो बल लग रहा है उसको डिफाइन करें दूरी से, तो क्या करेगा, जो बल लगेगा उस दूरी के वर्ग मतलब उसके स्क्वायर के, ठीक है, उसके स्क्वायर के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। ये क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही क्यों है इसके, क्योंकि जैसे जैसे दूरी घटती चली जाएगी बल हमारा क्या रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, घटती रहेगी, तो बल क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। यदि इस दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, भाई यदि दूरी को हम बढ़ा दें तो क्या होगा कि जो हमारा बल लग रहा है इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही कूलॉम्स ने पाया कि जैसे जैसे दूरी घटती है तो हमारा बल क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। तो जब हम इन दोनों समीकरण को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको इक्वेशन सेकंड मान के हम आपस में इसको जोड़ते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है Q0/r², ठीक है। अब इसको हटाने के लिए क्या है, हम कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मान लो हम इसको हटाने के लिए F हम लिखते हैं K, ठीक है, और हमारा रहेगा Q और Q0/r²। अब K की हमारी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम लिखते हैं K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब हमारे यदि हम K की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो F = हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। अब जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसमें एक और टर्म्स आया है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। जो मतलब निर्वात में हमारे आवेश रखे हुए हैं उसकी जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब इसकी पूरे की वैल्यू अलग से होती है और इसकी वैल्यू अलग से होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी एप्सिलॉन = 8.85, ठीक है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि हम पूरे की वैल्यू की बात करें, जो हमारी पूरे की वैल्यू होती है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन = 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो जो हमारा ये कूलम्ब का नियम आया निकल के, इसकी यूनिट तो सिंपल सी न्यूटन होती है, क्योंकि कोई भी बल हो उसकी यूनिट हमेशा न्यूटन ही रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो या फिर हमारा मैकेनिकल में हो। ठीक है, तो जो ये निकल के आया यही हमारा क्या है, कूलम्ब का नियम है। अब कूलम्ब के नियम के द्वारा ही उन्होंने एक चीज की और व्याख्या की, यदि हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई मान लो हमारा एक वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है इसमें और आवेश भी है, ठीक है, इसी रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो यदि हम इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी वो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू वो क्या हो जाएगी F अपॉन Q0। किसी एक आवेश पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले E इक्वल टू F अपॉन Q0। अब हमने कूलम्ब के नियम के अकॉर्डिंग F की वैल्यू निकाल ली है। हमारा जो F का मान आया है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। F इक्वल टू हमारा मान निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन। अब यूनिट निकल आई, अब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं इस आवेश पर। इस गोले जो गोला है इस पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E इक्वल टू F अपॉन Q0। अब F की वैल्यू हमारे पास यहां से है, F की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा Q0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, Q0 को कैंसिल कर देंगे, हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ये आ गई हमारी निकल के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो जो पहला वाला जो फॉर्मूला था हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F अपॉन Q0, तो इसकी जो यूनिट है निकल के आएगी, F से निकल आएगी न्यूटन और Q से निकल आएगी कूलम्ब। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब। यही हमारी क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी प्लस क्यू आवेश पर या फिर माइनस क्यू आवेश पर। ठीक है, समझ में आया।